राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं दी फैमिली कार, जो कि मारुति की तरफ से कही जाने वाली है। और इसके बारे में जितना कुछ भी है वो सब हम जानेंगे इसके ओनर से, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि बेस्ट रिव्यू मुझे जो लगता है वो ओनर ही दे पाता है। तो हम उसी से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में सारी बातें। और जैसा कि आपको बता दूँ, ये गाड़ी है XL6। बाकी सारी चीज़ें, ये कौन सा मॉडल है, किस ईयर में परचेज़ करा है, या फिर इसकी इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर कहा जाए कि इसका सिटिंग पोस्चर वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके ओनर इसके बारे में सारी ही बातें बताने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमारे YouTube चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना पूरा देखने के बाद। तो अब हम वेलकम करते हैं इसके ओनर का, जिनका नाम है अमर मिश्रा। वेलकम सर। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू सर। आपने हमारे को इस वीडियो बनाने का मौका दिया और आपने हमारे चैनल को ज्वाइन करा। अपनी गाड़ी को लेके इसका ओनरशिप रिव्यू देने के लिए आप तैयार हुए। इसके अलावा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अमर मिश्रा है और मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ और बस। ठीक है। तो सर मेरे को आप इसका पहले ये बताएं कि ये कौन सा मॉडल है और क्या इस गाड़ी का वेरिएंट है। ये मारुति XL6 है और अल्फ़ा वेरिएंट है, यानी टॉप मॉडल है ये। और सारे इसमें फीचर्स आते हैं और फुल्ली लोडेड कार है ये। ठीक है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इसे अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं। मैं अराउंड 30,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इसको और काफ़ी लंबे टूर भी किए हैं मैंने फैमिली के साथ। तो सर आप ये बताएं कि जिस टाइम पर आपने ये गाड़ी परचेज़ करी थी, उस टाइम पर आपका मारुति के डीलरशिप के साथ सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मारुति तो लेने का कोई प्लान था नहीं, ना ही मेरा और ना ही फैमिली में। बट हम सर्च कर रहे थे कि कुछ अच्छी गाड़ी चाहिए, देखना है कोई अच्छा परचेज़ करना है। तो क्रेटा देखा हमने और फोर्ड की इकोस्पोर्ट देखी थी, जो फेस लिफ्ट आया था, बहुत अच्छा लगता था देखने में। और फिर सर्च करते करते हम मारुति के शोरूम पे गए और वहाँ एस क्रॉस देखने गए थे हम। तो वहाँ पे फिर XL6 दिखी मुझे, तो मुझे भी अच्छी लगी और फैमिली को भी अच्छी लगी। तो सर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये रहेगा कि जब आप 5 सीटर गाड़ी देख रहे थे, हाँ, तो आप एक MPV पे, SUV से MPV पे आ गए, और जो कि 6 सीटर गाड़ी है, तो ये मूव कैसे रहा। ये मूव सडन था और इसका कोई मतलब पहले से प्रिपरेशन नहीं था कि भाई 6 सीटर कार चाहिए या MPV कार चाहिए मुझे। बस ये देखने में मस्कुलर लगी और मुझे एक SUV फील वाली कार चाहिए थी, जिसमें मेरा प्लस पॉइंट ये हुआ कि फैमिली का भी, मेरी फैमिली बड़ी है और फैमिली पर्पस भी गाड़ी मुझे पूरा कर दिया इसने गाड़ी ने। ठीक है। तो जिस टाइम पर आपने ये गाड़ी परचेज करी, उस टाइम पर आपका मारुति के डीलरशिप के साथ सेल्स एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा। मेरा जो सेल्स एक्सपीरियंस था थोड़ा दिक्कत भरा था, क्योंकि पहली बात तो नई कार लेने का कोई प्लान नहीं था और सडन ही ये प्लान बना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली को भी पसंद आई गाड़ी और मुझे भी पसंद आई। तो अब मुझे जो गाड़ी चाहिए थी 2020 ही मॉडल मेक चाहिए थी, क्योंकि 2020 में हम ले रहे हैं। क्योंकि और पहले में लिया था। हाँ, फैब में लिया था हमने और उस वक्त सभी के पास 2019 थी और काफ़ी जगह हमने पता भी किया, लेकिन हर किसी के पास क्या हुआ कि 2019 ही मॉडल पड़ी हुई है और अच्छा खासा डिस्काउंट भी वो दे रहे थे उस पर। बट हमें चाहिए था मेक 2020 का ही, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में अगर हम रीसेल करते हैं तो उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर उठाते हैं और उससे ही डेप्रिशिएट करते हैं अमाउंट। हाँ, रजिस्ट्रेशन ईयर नहीं देखा जाता। रजिस्ट्रेशन ईयर नहीं देखते हैं। तो मेरा ये था कि 2020 ही चाहिए मुझे। तो काफ़ी जगह पता करना पड़ा, लेकिन एक डीलरशिप थे जो उन्होंने कमिट किया कि हम आपको दिला देंगे। तो उन्होंने जैसे पता किया, हमने वहाँ बुकिंग करवा दी और पता करके बताया कि ग्रे कलर में मिल रही है सर, आपको लेना है। मैंने कहा ग्रे नहीं चाहिए, सिल्वर चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कमिट तो कर दिया था और मेरे पास सिर्फ 8-10 दिन थे, क्योंकि 8-10 दिन में मुझे गाड़ी चाहिए थी। मेरा फैमिली फंक्शन था तो उसमें जाना था फैमिली को लेके। तो उन्होंने कमिट किया, मैंने कहा ठीक है। हमने भी वेट किया, 1 दिन 2 दिन गया, तो हमने भी काफ़ी बार उन्हें बोला कि भाई गाड़ी चाहिए, आप कैसी भी अरेंज कराइए, क्योंकि अब मैं कहीं और दूसरा ऑप्शन नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो काफ़ी कुछ करना पड़ा और काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ को मेल करना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी, तब जाके वो कैसे भी करके उन्होंने प्लांट से अरेंज करवाया। हमारे मतलब एक स्पेशल ऑर्डर पे गाड़ी मंगवाई, 8 दिन में हमें गाड़ी भी दी और
ये आज हमारे साथ है 2-2.5 साल से। ठीक है। सर जिस टाइम पर आपने ये गाड़ी परचेज़ करी होगी तब आपके पास कोई पुरानी गाड़ी भी होगी, तो उससे आपने इस पे अपग्रेड करा, वो एक बार बताएं स्टोरी। लास्ट में जो यूज़ कर रहा था वो Hyundai की i10 थी, और वो भी मैंने एक तरह से प्री ओन्ड व्हीकल परचेज़ किया था, और अपग्रेड करने का भी यही था कि प्री ओन्ड व्हीकल ही लेना है। बट ये सडन ही, जैसे अभी लास्ट बताया ही आपको, कि सडन ही बना न्यू कार लेने का फैमिली के अकॉर्डिंग। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, कंफर्ट है गाड़ी में। जो मुझे वहाँ पे एक लेग रूम होता है, स्पेशियस गाड़ी नहीं थी, इसमें स्पेस वगैरह सब कुछ मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं पूरी फैमिली को साथ लेके जा सकता हूँ। हाँ, ये तो पॉइंट है, क्योंकि वो i10 कहने को 5 सीटर है, बट आते ऑलमोस्ट उसमें 4 बंदे हैं ढंग से। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे ये रहेगा कि जिस टाइम पर आपने i10 सेल करके XL6 ली, तो इसकी लेंथ विड्थ ऑलमोस्ट हर चीज़ में फ़र्क आ गया था। तो जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता था उसमें आप किस तरीके से हैंडल करते थे? और जैसे आपने पूछा कि बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग कैसा है, बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग जो मेरा है सिटी कम्यूट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि लास्ट जो कार थी मेरे पास वो मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ थी, और मैनुअल ट्रांसमिशन में जैसे कि आपको पता ही है, NCR में आप भी अगर रह रहे हैं तो यहाँ का ट्रैफिक के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो उस वक्त भी मुझे उसमें बार बार गियर शिफ्ट करो, क्लच दबा के रखो, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। और मेरा ये था कि अब जो भी गाड़ी अपग्रेड करूँगा तो ऑटोमेटिक में करूँगा, तो मैंने ये ऑटोमेटिक ही लिया है, जिसमें मुझे बम्पर टू बम्पर कम्यूट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कंफर्ट है इसका, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी, हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है, तो ट्रैफिक में भी कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो सर ये बताएं कि अभी तक आपने कि इसकी ऑलमोस्ट सारी सर्विस करवा चुके होंगे, जो कि पेड रहती हैं, अनपेड रहती हैं। ठीक है, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम होता है गाड़ी के लिए। इसके बीच में आपके और कोई पार्ट्स वगैरह भी चेंज हुए होंगे, या फिर आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था मारुति के साथ में? नॉर्मल मेरी 3 साल तक अभी तक जो सर्विसेज हुई हैं, और मेजर पार्ट्स सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस एक बार ही मैंने विंडशील्ड चेंज कराया था, और वो भी इंश्योरेंस में ही कवर हुआ है। और अभी लास्ट टाइम मेरा 30,000 मैंने जैसे बताया कि किलोमीटर चल चुकी है, और 30,000 वाली सर्विस मैंने कराई है। और उससे पहले मारुति में ही ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही सर्विसेज कराई मैंने। लास्ट टाइम ऐसे ही मैंने अभी इस बार सर्विस कराना था, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कार सर्विसेज के लिए, कि भाई देखते हैं कि कहीं और कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं, और या कोई अदर ऑथराइज सेंटर्स पे बेनिफिट्स हैं या नहीं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें कई सारे कंपनीज़ के नाम आ रहे थे जो ये कार सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसमें कि जो कुछ फेमस नेम है वो तो हम जानते ही हैं सब लोग। फिर एक दूसरा नाम आया कंपनी का, कार वैद्या करके। उसको मैंने देखा, सर्च किया उसके बारे में, क्या क्या वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और उनकी एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे वर्कशॉप्स के ऑप्शन मिल रहे थे। अच्छा, ये कार वैद्य ऐसे होगा जैसे कि गो मैकेनिक है शायद? कह सकते हैं आप, वैसा है, लेकिन इसमें एक तरह से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ना मतलब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारे वर्कशॉप्स एक साथ आप देख सकते हो। आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा खुद से, आपको एक जगह मिल जाएगा। आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर चाहिए या फिर दूसरे कोई वर्कशॉप्स चाहिए, उनके क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं उस पैकेज में, कितने अमाउंट में करवा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि ऑथराइज का भी रखा, और कोई दूसरे वर्कशॉप्स जो मुझे समझ में आ रहा था, जो मेरे नियर बाई हैं, उनके पैकेजेस और अमाउंट जो उस पैकेज का प्राइस है वो कंपेयर करके मुझे लगा दोनों जगह सेम ही मिल रहा है। तो मैंने एक बार ही ट्राई किया अदर देन जो ऑथराइज वर्कशॉप है दूसरी जगह जाने का। तो वहाँ मुझे वही सेम चीज़ें मिली, और प्राइस भी मेरा बचा। और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि ट्रैकिंग में कर रहा था, रियल टाइम ट्रैकिंग थी उसमें। किस में, मारुति के नहीं, ये जो ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप वगैरह का, उसमें? नहीं, उसमें तो मारुति में ऐसे ही था जैसे आप अभी कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि मारुति में जब पहले गाड़ी जाती थी, क्योंकि वो भी आपको डिटेल सेंड कर देते हैं। हाँ, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद वो बता देते इस टाइम ये ड्राइवर आएंगे और गाड़ी आपकी लेके जाएंगे, और उसके बाद गाड़ी में क्या काम हो रहा है, किस वक्त कब पहुंची गाड़ी वर्कशॉप, ऐसा कुछ नहीं आता था। बट इसमें ये है कि मेरे को टाइम टू टाइम रियल टाइम बेसिस पर नोटिफिकेशन आते थे, और मैं अपने जो माई अकाउंट है कार वैद्या का, मैंने अकाउंट भी क्रिएट किया, साइन अप किया, तो उसमें सारी चीज़ें पता चलती थी कि कब गाड़ी मतलब जा रही है यहाँ से, कौन गाड़ी लेके गया है, कब गाड़ी वहाँ पे पहुँची है वर्कशॉप पे, यहाँ तक कि कब इस गाड़ी पे काम शुरू हुआ है ये भी मुझे पता चलता था।
और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, क्या लग रही हैं, क्या नहीं लग रहा है, तो उसका भी नोटिफिकेशन आता रहता था। ठीक है। तो इसके बाद आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर इनके साथ ही, जैसे कि आपने बताया कि कंपनी का नाम कार वैद्य। ठीक है, तो इसके साथ कैसा रहा आपका? मेरे इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और टाइमली ये लोग भी खुद ही कोऑर्डिनेट करते थे मुझसे, जो कार वैद्य के एम्प्लॉयज़ थे। तुरंत उन्होंने एक रियल टाइम बेसिस पे, जैसे अभी मैंने रिक्वेस्ट रेज़ किया, उसके कुछ ही देर में मेरे पास कॉल आ गया कंफर्मेशन के लिए, और जैसे ही सब कुछ सर्विस कंप्लीट हुआ उसके बाद एक फीडबैक के लिए भी कॉल आया कि सर कैसा लगा आपको, कुछ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। तो मुझे लगभग सारी चीज़ें प्लस पॉइंट लगी, कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिखे नहीं। ठीक है, तो आपको सर्विस के बाद आपकी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्मूथ लगती है गाड़ी, क्योंकि जो इंजन ऑयल वगैरह ये सब चेंज होते हैं और थोड़ी और स्मूथनेस आ जाती है गाड़ी। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने इसको वन रन में कितना किलोमीटर मैक्स चलाया है? मैंने अराउंड 800 किलोमीटर्स इसको चलाया है, फुल्ली लोड करके पूरी फैमिली के साथ। मैं अपने होम टाउन गया था, तो अराउंड 800 किलोमीटर्स के अराउंड मैंने। उस टाइम पर आपको गाड़ी के अंदर कोई भी हीटिंग इशू या फिर क्या कहते हैं कोई भी सस्पेंशन रिलेटेड इशू या फिर अदरवाइज बॉडी रोल, क्योंकि क्या रहता है ये एक एमपीवी कार है, एमपीवी कार्स के अंदर मोस्टली बॉडी रोल देखने को मिलता है। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात, इसमें इतना कंफर्ट है, हाईवे पे क्रूज़ पे लगा दो आराम से। जो आपका मेन पर्पस था गाड़ी पर परचेज करने का। ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, मेरा एक पैर बिल्कुल रिलैक्स रहता है हरदम, और हाईवे पे क्रूज़ पे लगा के आराम से चलते रहो नॉन स्टॉप। ठीक है, और जो बॉडी रोल रहा है? बॉडी रोल ऐसा कुछ मिला नहीं इसमें। ठीक है, और जिस टाइम पर हम गाड़ी को हाईवे पे पुश करते हैं तो आपने कितना मैक्सिमम स्पीड तक इसे पुश करा है? मैं अराउंड 120 किलोमीटर तक लेके गए हो? तो उस टाइम पर इसकी ड्राइव कैसी थी? स्मूथ थी या फिर ऐसा लग रहा था कि नहीं गाड़ी रोड छोड़ रही है जैसा लगता है? स्टेबल है, और ऐसा भी नहीं लगता कि आपका इस गाड़ी से कंट्रोल हट रहा है। जैसे जनरली और जो एसयूवीज़ होती हैं जिनका हाई ग्राउंड क्लियरेंस होता है, तो उसमें क्या होता है कि रोल ओवर होता है और कभी कभार लगता है कि गाड़ी उठने को हो रही है। वही क्वेश्चन है मेरा। ऐसा नहीं है इसमें, और बिल्कुल कंट्रोल में रहती है गाड़ी और स्टेबल रहती है। ठीक है, तो जब आपने ये गाड़ी ली थी फिर उसके बाद आपने आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में कोई काम कराया? आफ्टर मार्केट छोटे मोटे मैंने जो एसेसरीज़ होते हैं, मैटिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई अंदर, और ये एंटी क्लियर एक लेमिनेशन होता है अपने शीशों पे लगवा रखा है कि फॉग वगैरह ना आए इसमें। बस ऐसा कोई मेजर इसमें काम नहीं हुआ। मेजर कोई काम आपने बाहर से छोटे मोटे जो एसेसरीज़ डलती हैं वही डाला है। ठीक है, तो इस गाड़ी के कुछ प्रोस बताओ आप मेरे को कि मतलब ये गाड़ी परचेज करने के लिए क्या प्रोस जो आपने देखे, या फिर कौन से फीचर्स हैं ऐसे, क्योंकि मारुति एक्चुअल में एज ए फीचर की गाड़ी के लिए जाता था कुछ टाइम पहले तक, बट आज के डेट में वो सारे लोडेड फीचर इस गाड़ी के अंदर दे रहे हैं। इनफैक्ट इसमें क्या है, जो इसके कंपैरिजन में इसके साथ वाली और गाड़ियाँ उनमें भी सारे फीचर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रोस बताओ जिनको देख के कि हाँ ये गाड़ी बाय करनी चाहिए। प्रोज में ये है कि लॉन्ग रूट में गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, स्टेबल है, और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है, इसका एक फ़ीचर है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जिसको लेके आपने गाड़ी परचेज करी थी, और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता इस गाड़ी को लेके कि कोई रिग्रेट हुआ है यार क्यों मारुति ले ली मैंने, और ये क्यों गाड़ी ले ली मैंने। मुझे बहुत अच्छा है, और क्रूज़ कंट्रोल में मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग रूट पे गाड़ी ज़्यादातर चलाता हूँ मैं फैमिली के साथ, तो क्रूज़ कंट्रोल पे करता हूँ। कंफर्टली मैं कहीं भी टूर कर लेता हूँ, और जितना लॉन्ग रेंज में मेरे को टूर करना है मैं चला लेता हूँ गाड़ी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता है। और दूसरा ऑटोमेटिक है ही गाड़ी, इसमें बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत है नहीं, और कीलेस एंट्री, पुश बटन, ये सब जो नए फीचर्स हैं वो सब मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, और अब इसके कॉन्स, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्स तो रहती हैं कि हर चीज़ की। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं रहता, बट भैया आप जानते, कोई अपने सामान, कोई अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं बताता, मगर फिर भी कस्टमर को ज़्यादा पता होता है। हाँ बिल्कुल, एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, और इसमें मुझे एक चीज़ बस लुक में इसकी बुरी लगती है, जो इसके अलॉय व्हील्स हैं, और इसमें अलॉय व्हील जो है ना, जो टायर साइज़ है वो 15 इंच के दे रखे हैं। मतलब उसका जो टायर साइज है वो हाँ, गलत आपको लगता मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी गाड़ी है देखने में, थोड़ा मारुति को इसमें बड़ा टायर भी देना चाहिए था, थोड़े ब्रॉड टायर देने चाहिए थे, थोड़ा और लुक एनहांस होता है इसका। तो वो चीज़ नहीं है, अगर उस पर काम करें तो और अच्छा लगेगा। और इसमें एक बूट स्पेस मुझे थोड़ा कम लगता है। बूट स्पेस थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है,
तो बट ये जो टायर का आप बता रहे हैं तो ये तो आप खुद भी आफ्टर मार्केट चेंज करा सकते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा भी था जब ये छोटे मोटे जो एसेसरीज़ मैं लगवा रहा था, उस वक्त मेरे माइंड में आया भी कि इसके अलॉयज़ चेंज करवा देता हूँ मैं, टायर साइज़ चेंज करवा देता हूँ। बट एक ये भी था, सेफ्टी कंसर्न भी था कि यार इन सब चीज़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टायर पे एक तरह से देखें पूरी गाड़ी टिकी रहती है, और जो कंपनी ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। सेफ्टी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि गाड़ी का सिटिंग कंफर्ट कैसा है, क्योंकि आप काफ़ी लॉन्ग रन में यूज़ करते हो गाड़ी को, तो उस टाइम पर गाड़ी का सिटिंग पोस्चर कैसा रहता है? सबसे बड़ी बात भैया ये है, आप जैसे अभी बैठे हैं, आपको हाँ मिड रो में बैठे हैं आप, और आपको ऐसा लग रहा, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग रहा होगा, क्योंकि एक तो इस सीट का बेनिफिट यही है कि कंफर्टेबल ज़्यादा है ये, और स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है इसका, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसा होता है मुझे चलाने से ज़्यादा अच्छा पीछे बैठना लगता है। हाँ, क्योंकि एक एमपीवी की मोस्टली हाँ यही फीचर होते हैं। जी, जनरली आपने देखा होगा क्या होता है, यहाँ पे बेंच डला होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होती है कई गाड़ियों में, हाँ, जो बिल्कुल, एमपीवी 7 सीटर्स वगैरह 7 होती हैं। सीटर में जो हाँ। रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा भी नहीं लगता कि भाई एसी चल रही है तो यहाँ पे ठंडक ना हो रही है, तो यहाँ पे रियर एसी वेंट्स दे रखे हैं स्पेसिफिक सभी के लिए। ये तो हो गए आपके सिटिंग पोस्चर से रिलेटेड। अच्छा, इसमें गाड़ी में कन्वीनियंट क्या है कि मतलब कि जैसे कि आपको ऐसे क्लस्ट्रोफोबिक तो फील नहीं होता? नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है, और आप भी अभी बैठे हैं तो आपको भी दिख रहा होगा, और ऐसा आपको भी नहीं लगा रहा होगा कि मैं बहुत छोटी गाड़ी में बैठा हूँ, और स्पेशियस है, और क्लस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें। ठीक है, और जैसे कि फीचर्स की बात करी जाए तो आपको, क्योंकि जब आपने इसका टॉप मॉडल लिया है तो ऑलमोस्ट अगर और गाड़ियों से कंपेयर करें तो उनमें काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी आती है, जैसे TPMS आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, फ्यूल वार्निंग का आता है, ये इस तरीके के सारे फीचर उनके अंदर आते हैं, MID आती है। ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताएं। इसमें भी है, इसमें वार्निंग्स बताता है, लो फ्यूल वार्निंग अगर जब रहता है तो वो आपको पहले ही वार्न करेगा, और जो MID है, जिस हिसाब से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव के हिसाब से उसका कलर चेंज होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है वो चीज़। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुझे ओवरटेक करना होता है, तो मैं जैसे ही क्लच पे सॉरी एक्सीलरेटर पैडल पे, क्योंकि आदत हो गई है ना, मैनुअल गाड़ी बहुत चलाई है तो क्लच काफ़ी दबाया है, तो एक्सीलरेटर पैडल पे जैसे ही प्रेस करता हूँ मैं, वैसे ही एक गाड़ी की तरफ से बूस्टअप आता है और MID का कलर चेंज होता है, ईजिली मैं ओवरटेक कर हाँ लेता सर, जब आपने ये वाली चीज़ बोली तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो ये एक एंट्री लेवल MPV है, ठीक है, अपने प्राइस रेंज के अंदर, तो इसके अंदर मैं मेन क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जब मैं ओवरटेक करता हूँ हाईवेज पे या फिर जो सिंगल लेन रोड होते हैं, ठीक है, उन पे अगर ओवरटेक करते हैं, सामने से भी गाड़ी आती है, तो ऑटोमेटिक होने के बावजूद क्या ये लैग करती है? कि या तो कई बार होता है ना कि गाड़ी इतना लैग कर जाती है कि पिकअप ही नहीं ले पा रही है, क्योंकि आप क्या रहता है, अगर मैनुअल में हो तो आप गियर शिफ्ट करके गाड़ी की पावर बढ़ा देते हैं, एनहेंस कर देते हैं, बिल्कुल। बट ये काम आप शायद मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक में नहीं कर पाते हैं। ओवरटेक के लिए भैया मैं जनरली क्या करता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ लैग फ्री नहीं होता है, क्योंकि एक्सीलरेटर पैडल जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ रिस्पांस मिलता है, और साथ साथ इसमें एक बटन है ओवरटेक का स्पेसिफिक, जैसे ही मैं उसे गियर लीवर में है, जैसे ही मैं उसको प्रेस करता हूँ ये ऑटोमेटिकली गाड़ी क्या करती है, गियर डाउन करती है, और मुझे जो बूस्टअप चाहिए वो मिल जाता है, तो इससे आपको लैग फील नहीं होता। ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मेन क्वेश्चन है कि मारुति को लेके हुए, क्योंकि मारुति क्या करता है कि मारुति करता भी है नहीं करता, अब उसको जस्टिफिकेशन अपने हिसाब से देते हैं कि हमने कस्टमर को एवरेज दे रखी है या कुछ जो भी देते हैं वो जस्टिफिकेशन। तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है? मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत वीक हो या ऐसा कुछ हो एज सच। और देखिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसमें एयरबैग्स है, ABS है, और इतनी भी कमज़ोर नहीं है गाड़ी, क्योंकि कंपनी अगर गाड़ी बना रही है तो ये भी सोचती है कि हाँ भाई कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखती है सेफ्टी का, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एयरबैग्स और ABS वगैरह ये सब है। ठीक है, तो जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ठीक है, तो उस टाइम पर इसकी एवरेज क्या आती है? एवरेज में मुझे सबसे अच्छा एवरेज इसका लगता है, और एक होता है ना पॉकेट फ्रेंडली जिसे बोलते हैं, वो है ये गाड़ी, और हाईवे पे ये 15 प्लस का एवरेज मुझे मिल जाती है इस गाड़ी से, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सिटी में जनरली मुझे 11 से 12, और अभी लास्ट 3 मंथ से मैं कहीं लॉन्ग टूर पे जाना हुआ नहीं है, अगर अभी आप देखेंगे MID में तो 14 के आसपास का एवरेज दिखा रही होगी। ठीक है,
आपने जैसे पहले बता ही दिया था कि सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी के बहुत अंदर, ज़्यादा। बट क्या कहते हैं एमपीवी कार है तो मोस्टली लोग इसलिए लेते हैं कि जो हम इसकी रियर सीट्स हैं वो भी यूज़ कर पाएँ। तो बिल्कुल। एक बार मैं रियर सीट्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर आपके जैसा बंदा, कि एक अडल्ट या फिर मेरे जैसा बंदा, वो वहाँ पर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? दूसरा, हेडरूम कितना है? हाँ, ये बहुत अच्छा ही आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जनरली आप सबने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि थर्ड रूम में ना, थर्ड वाले जो रो होती है वहाँ पे हेडरूम नहीं होता है कई गाड़ियों में। एंड इसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, प्रॉपर हेडरूम मिलेगा। और रही बात सिटिंग की, देखिए नो डाउट थर्ड रो है। मेरे जैसा बंदा अगर छोटा, अगर कहीं कम्यूट करना है, छोटा से टूर पे जाना है तो बैठ सकता है इजीली, कोई इशू नहीं है। अगर 2 बंदे बैठना चाहे तो 5 के आसपास के बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और जैसे लॉन्ग टूर में भी बैठ सकते हैं वो लोग? लॉन्ग टूर में बैठ सकते हैं, थोड़ा सा सीट को आगे करना पड़ेगा, पीछे हो जाएगा एडजस्ट। अच्छा, मैं पर्सनली एक चीज़ मेंशन करूँगा यहाँ पे कि है ना, मेरे को इस गाड़ी में जो अच्छा लगा ना, एक तो इसकी जो मिड रो है वो जिसमें बहुत बैठे हैं, जबरदस्त। ठीक है, जो आप भी कह रहे हो ये तो मेरी कि favorite चलाने है। से ज़्यादा मज़ा पीछे बैठने में आता है, हाँ। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा ना एक चीज़ और स्पेसिफिकली अच्छी है कि जो रियर सीट्स रहती हैं, कई बार उन गाड़ियों में, कई गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपको हेडरेस्ट नहीं दिए होते, बिल्कुल। या दिए होते हैं तो वो इनबिल्ट वाले दिए होते हैं जो आपका पोस्चर Adjustable एडजस्ट नहीं कर होता है। सकते। बिल्कुल। जो हेडरेस्ट है इसका एडजस्टेबल, हाँ, बिल्कुल एडजस्टेबल है। और जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले सेफ्टी के बारे में पूछ रहे थे, मारुति ने थर्ड रो तक सेफ्टी का ध्यान दिया है। कैसे? और हेडरेस्ट कैसे, हेडरेस्ट जनरली लोग जानते हैं कंफर्ट के लिए है, बट वो सेफ्टी फीचर माना जाता है और वो एडजस्टेबल है। और दूसरा ये है कि स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है। अब जनरली देखेंगे ना, ये विंडो है और इतना ज़्यादा बड़ा विंडो किसी भी गाड़ी में नहीं होता है, ओके, और इससे और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी है अंदर से। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं इस गाड़ी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी और को भी हमारे साथ ओनरशिप रिव्यू करना है तो हमारे को इंस्टा हैंडल या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकता है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। जैसा कि आप देखेंगे कि जो सर हैं अमर मिश्रा सर, उन्होंने हमारे को इंस्टा से कांटेक्ट करा है। उन्होंने लास्ट टाइम हमारी पंच की वीडियो देखी थी जो भी रिसेंटली अराउंड 12 या 13 डेज पहले आई थी। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है, पता नहीं वीडियो कब डलेगा, वो हमारे को नहीं पता है, ठीक है। तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय।